नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चालबाजियों से लगातार परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। बार-बार जब वो सीट बंटवारे की बात करते, बार-बार जब वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के औपचारिक ऐलान की बात करते, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई किंतु परंतु लगा दिए जाते थे और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की शह पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के खिलाफ या यूं कहूं कि नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन चूंकि जुलाई का महीना आ चुका है, अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, सितंबर में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है, तैयारी करने के लिए बहुत कम समय बचा है। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को झेलने को तैयार नहीं है। क्या नीतीश कुमार खेला करेंगे? क्या नीतीश कुमार पलटेंगे? क्या चचा का मन एनडीए गठबंधन में लग रहा है या नहीं लग रहा? इन तमाम सवालों के बीच या इन तमाम सवालों के जवाबों को तलाशने के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड ने यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने नेताओं की तैनाती कर दी है। तो क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि लगातार इस बात को मैं भी कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर रखे हैं, तो वो मोदी का साथ छोड़कर जाएंगे तो आरजेडी के साथ भी नहीं जा सकते। तो क्या अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के मिशन में जुट गए हैं कि अगर सत्ता से मेरी विदाई होगी तो आपकी भी विदाई होगी और बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की तैनाती करके नीतीश कुमार इसी तरह का राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। और इस बीच चिराग पासवान के सुर भी थोड़े से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो चिराग पासवान विकसित बिहार की बात किया करते थे, बिहार में बढ़ रहे अपराध की बात किया करते थे, बिहार में कानून व्यवस्था की बात किया करते थे और बार बार ये बताते थे कि मैं बिहार से नहीं लड़ रहा हूं, बिहार के लिए लड़ रहा हूं। अब उनकी जुबान पर भी सच आ गया, उन्होंने सच बता दिया कि आखिर क्यों उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और इस बीच बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में सत्ता से बाहर करने के मिशन में जुटे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मैदान में उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल लगातार परेशान कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार का ये नया दांव निश्चित तौर पर चौंकाने वाला दांव माना जा रहा है। क्या ये कामयाब होगा? और अगर ये कामयाब हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पहले बिहार फिसल सकता है और बिहार फिसल गया तो फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार कब तक अपनी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी बचा पाएंगे? इन तमाम चीजों को एक एक करके तथ्यों के साथ इस स्टोरी में मैं आपको बताने जा रहा हूं। शुरुआत राहुल गांधी से करता हूं। राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। लगातार बिहार जाकर वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हाल ही में जब वो बिहार की धरती पर गए थे तो सीधे सीधे उन्होंने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र की तरह वोटों की चोरी करने का आरोप लगा दिया था। कानून व्यवस्था, जिस कानून व्यवस्था के मसले पर नीतीश कुमार के विरोधी ही नहीं बल्कि उनके गठबंधन में शामिल सहयोगी चिराग पासवान भी उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उनके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कुछ दिन पहले उनको घेरते हुए बयान दिया था कि बिहार में पुलिस व्यवस्था लचर हो चुकी है और पुलिस प्रशासन के कमजोर होने के कारण ही अपराधी हावी होते चले जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ये बयान दे रहा है अपने मुख्यमंत्री की असफलता को बताते हुए, जो कि गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं यानी बिहार की पुलिस, जिनको रिपोर्ट कर रही है। राहुल गांधी ने उसी कानून व्यवस्था का मसला उठाते हुए एक्स पर पोस्ट किया। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने बकायदा जो बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, न्यूज 18 की खबर और दैनिक भास्कर की खबर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा कि बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडा राज, सीएम कुर्सी बचा रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। तो राहुल गांधी हमलावर
मूड में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी सीधे सीधे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार ने कौन सा दांव चल दिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिसका मैंने जिक्र किया था कि चिराग पासवान की मुंह से ही अब सच निकलने लगा है, उनके मंसूबे सामने आने लगे हैं। चिराग पासवान ने बाकायदा न्यूज़ 24 को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के एक छोटे से हिस्से को उन्होंने शेयर किया और बाकायदा जो लोक जनशक्ति पार्टी ने जो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, जिसको चिराग पासवान ने भी रीपोस्ट किया, उसमें क्या लिख रहे हैं चिराग पासवान अपने बयान को ही सामने रख रहे हैं कि मेरा चुनाव लड़ने का फैसला बिहार सरकार का हिस्सा बनने के लिए है। जी हाँ, यही बात हम लगातार कह रहे थे कि केंद्र में मंत्री का पद, सांसदी का पद छोड़कर बिहार में सिर्फ और सिर्फ विधायक बनने के लिए तो चिराग पासवान नहीं जा रहे हैं। तो अब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनका चुनाव लड़ने का फैसला बिहार सरकार का हिस्सा बनने के लिए है, ताकि बिहार के विकास हेतु नीति निर्माण में हमारी यानी उनकी सक्रिय भूमिका हो। तो अब वो बिहार सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से दो दो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि चिराग पासवान बिहार में जाकर सरकार का हिस्सा किस तरह से बनना चाहते हैं। क्या वो नीतीश कुमार की विदाई चाहते हैं या फिर बिहार की सरकार में अपने लिए उप मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये सच उनके सामने आ गया तो फिर से जनता दल यूनाइटेड वही सवाल पूछ रही है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के अनुशासन को तोड़कर बिहार की एनडीए गठबंधन की सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। गठबंधन धर्म को तोड़कर, गठबंधन धर्म का उल्लंघन करके नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल जब लोजपा नेताओं से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि गठबंधन धर्म से बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्यप्रणाली को जानते हैं, वो जानते हैं कि इन दोनों नेताओं को सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो नीतीश कुमार के लिए ये हैरत की बात होती थी, लगातार वो सोचते रहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चिराग पासवान को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। और यहीं से जो सवाल खड़ा होता था कि चिराग पासवान के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही है। चिराग पासवान पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर, अपनी एनडीए गठबंधन की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मुंह जरूर उनका है, जुबान जरूर उनकी है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को अब इसका भरोसा होता जा रहा है और अब नीतीश कुमार को जब ये लग रहा है, उनको पूरा पक्का यकीन हो गया है कि चिराग पासवान का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उनके राजनीतिक कद को छोटा करने के लिए कर रही है। और बार बार नीतीश कुमार के कहने के बावजूद, उनके बेटे निशांत कुमार के कहने के बावजूद भी नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दावेदार घोषित नहीं कर रही है। नीतीश कुमार खुद बार बार कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी, जब अमित शाह एक अन्य मार्ग यानी बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर गए थे एनडीए गठबंधन की बैठक लेने के लिए, तब भी नीतीश कुमार ने आग्रह किया था कि सीट बंटवारे का ऐलान एक तरह से कर दिया जाए ताकि गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को तैयारी करने का पर्याप्त समय दे सके, पर्याप्त वक्त दे सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की इन मांगों को मानने के लिए जब तैयार नहीं हुई, उनके बेटे निशांत कुमार की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हुई, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जिन नेताओं को दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मोल भाव करने के लिए भेजा हुआ है, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह या फिर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो संजय झा, जब ये दोनों जनता दल यूनाइटेड के मन माफिक फैसले नहीं करवा पाए तो नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाला और बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की एक तरह से तैनाती कर दी है। आपके स्क्रीन पर मैं जनता दल यूनाइटेड का एक्स पर किया गया पोस्ट जो कि ऐलान किया गया वो भी दिखा रहा हूं। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष
के निर्देशानुसार राज्य के 243 विधानसभा प्रभारियों की अद्यतन सूची जारी की गई है, बधाई दी गई है। और इसमें आप नीचे जाएंगे तो चूंकि 243 नाम है तो कई इसमें आपको पेजेस नजर आएंगे और बाकायदा इसमें विधानसभा का नाम दे रखा है, प्रभारी का नाम दे रखा है, उनके मोबाइल नंबर दे रखे हैं। आपके स्क्रीन पर मैं ये कई पेजेस आपको दिखा रहा हूं, सबसे आखिर वाला भी पेज देखिएगा। 243 नंबर तक विधानसभा के प्रभारियों की घोषणा एक तरह से नीतीश कुमार ने करके अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर दी है। सीधे सीधे बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे राजनीतिक रूप से डूबने की नौबत आएगी तो फिर एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों को भी सत्ता से विदा होना पड़ेगा, यानी सत्ता गई तो सबको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और नीतीश कुमार की परेशानी क्या है, नीतीश कुमार की दिक्कत क्या है, इस परेशानी को समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के फॉर्मूले का जिक्र बार बार हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं हो सकता। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं हो सकता। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से बखूबी समझते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, मोह तो हो गया था, लगाव तो हो गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री का पद छिन गया तो जो कि कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे तो उनको उप मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बिहार में यह फॉर्मूला कैसे लागू हो सकता है? नीतीश कुमार शुरुआत से ही मुख्यमंत्री हैं और अपनी ठसक के साथ उन्होंने बिहार में सरकार चलाई है, भारतीय जनता पार्टी को वर्षों तक हाका है। तो जाहिर सी बात है कि अगर नई कोई सरकार बनती है तो नीतीश कुमार साहब उसमें उप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में नीतीश कुमार साहब की राजनीतिक रूप से विदाई हो जाएगी। हाँ, एक आंकड़ा उनको बहुत ज्यादा डराने लगा है, जिस आंकड़े का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें जो है वो 243 है। एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 243 में से 225 सीटें जीतने का टारगेट रख दिया है। और जिस तरह से चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे में कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो बिहार में क्या होगा, कैसे होगा, इस बात की कल्पना कोई कर नहीं सकता। नीतीश कुमार से बेहतर भारतीय जनता पार्टी को भला कौन समझ सकता है? तो उनको यह लग रहा है कि चिराग पासवान अपने बयानों के जरिए जो दबाव बना रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा हुआ था, उस गणित को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 122 से 121 के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ था। 122 सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास गई, जिसमें से 115 पर वो खुद लड़े थे, नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था। 7 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी ने उम्मीदवारों को खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जो 121 सीटें आई थी, उसमें बीजेपी 110 पर लड़ी थी और 11 सीटें मुकेश सहनी साहब की वीआईपी पार्टी को दी गई थी। मुकेश सहनी इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि वो कब तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह पाएंगे, इसको लेकर कई तरह के किंतु परंतु लगे हुए हैं। अब दिक्कत जो हो गई है कि पिछली बार चिराग पासवान जो एनडीए गठबंधन से बाहर रहकर चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चुनाव लड़े, 135 सीटों पर चुनाव लड़े, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़े, सिर्फ 1 सीट जीते, लेकिन 5.5% वोट हासिल करके नीतीश कुमार की पार्टी का उन्होंने एक तरह से बंटाधार कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जो न जाने कितने राजनीतिक दल बना चुके हैं और तमाम गठबंधनों में रह चुके हैं, वो भी एनडीए गठबंधन में वापस आ गए हैं। तो एक तरफ चिराग पासवान है जो 60 से नीचे आते 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 अब कहा जा रहा है कि 48 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी है जो 40 सीटों से आते आते 20 पर आकर टिक गए हैं। तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा है जो कह रहे हैं कि हम 3, 4, 5 सीटों पर मानने वाले नहीं हैं। और बीजेपी इन सबको बयानबाजी करने की खुली छूट दे चुकी है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और इन तीनों नेताओं को अगर किसी भी तरह से एडजस्ट किया जाएगा, मान लीजिए चिराग पासवान को जो 20-25 की बात कही जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा को 7-8 की बात कही जा रही है, जीतन राम मांझी को 10 से 11 की बात कही जा रही है, तो नीतीश कुमार साहब की पार्टी के पास जो सीटों की संख्या बच जाती है वो 100 के आसपास बच जाती है। और नीतीश कुमार को डर इस बात का है कि अगर वो 100 सीटों के आसपास लड़े और भारतीय जनता पार्टी अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन के हिस्से के तौर पर भी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी और फिर अगर वो 125 नहीं 110-15 के आसपास भी आ जाते हैं, तो फिर छोटे छोटे राजनीतिक दलों के विधायकों को मिलाकर वो सरकार बना सकते हैं। फिर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत होगी? और इसलिए नीतीश कुमार सब चीजों को फाइनल कर लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम भी फाइनल कर लेना चाहते हैं।
हैं, सीटों की संख्या को लेकर भी जल्द से जल्द बंटवारा कर लेना चाहते हैं, सीटों के नाम को भी लेकर जल्द से जल्द बंटवारा कर लेना चाहते हैं, ताकि इस बार वो किसी भी तरह से अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर रख सके। वो इस बार नहीं चाहते कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने रहे, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे, अपने आप को मोदी का हनुमान बताते रहे और बिहार में नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को चुनाव हराने के लिए काम भी करते रहे। तो नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से इशारा कर दिया है, नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से संकेत कर दिया है, खेला करने के विकल्प सीमित है, नहीं तो कुछ और भी वो कर सकते थे, लेकिन जितना वो कर सकते थे उस तरह का इशारा उन्होंने कर दिया कि अगर बीजेपी जल्द से जल्द सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला नहीं करेगी तो फिर जनता दल यूनाइटेड की मजबूरी होगी कि वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ जाए। और ऐसे हालात में जिस तरह का गठबंधन बीजेपी बनाना चाहती है, उसी तरह का गठबंधन नीतीश कुमार बनाते हुए नजर आएंगे, यानी बिहार में छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ खड़ा करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वैसी सूरत में उनके पास गठबंधन में सीट बांटने के लिए भरपूर सीटें होंगी। तो नीतीश कुमार का इशारा क्या भारतीय जनता पार्टी समझ रही है? नीतीश कुमार के इशारे के बाद क्या चिराग पासवान के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं? नीतीश कुमार के इस इशारे के बाद चिराग पासवान अब जो अपनी रैली करने जा रहे हैं बिहार में, उसमें क्या बोलते हुए नजर आएंगे? और भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास तौर से विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी तो थोड़े से चुप हो गए हैं, लेकिन विजय सिन्हा क्या बयान देते हैं आने वाले दिनों में, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेगी। तो बिहार की राजनीति हर गुजरते दिन के साथ दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। इस बार खेला उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का खेला इससे पहले हुआ करता था। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।